नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, साल था 1977 का। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उस गैर कांग्रेसी सरकार के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के दौर में पहले भी भारत में साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय के दफ्तर जाया करते थे और जब वो विदेश मंत्री बनकर दफ्तर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक अंतर देखा। अंतर क्या था? विदेश मंत्री की कुर्सी के पीछे जो भारत की विदेश नीति के जनक कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी, वो तस्वीर हटा दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी खेमे के थे, फिर भी उन्हें बुरा लगा और ये बात उन्होंने संसद में स्वीकार की है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि उनके पीछे जो तस्वीर लगी थी नेहरू जी की, और उन्होंने उस तस्वीर को नहीं देखा। तब पूछा अधिकारियों से कि वो तस्वीर कहां गई, सब के सब चुप। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर लाकर वापस लगा दी गई। तो ये भारतीय राजनीति में दलीय मतभेद के बावजूद लोकतंत्र के सम्मान की, गंगा जमुनी तहजीब की और सभी दलों के बीच लोकतंत्र में मनभेद की जगह स्वस्थ मतभेद की एक शानदार निशानी थी। वो कृत्य जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन आज का दौर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, उस पार्टी ने दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाई है। पहली बार सरकार बनाई, 3 मुख्यमंत्री आए। दूसरी बार सरकार बनाई तो अभी पहले का ही नंबर लगा है। और पहली मुख्यमंत्री के ट्वीट पर तो काफी चर्चा हो चुकी कि उस ट्वीट की भाषा शैली को देख करके वाकई लगता है कि हम लोग सभ्यता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सिंधु घाटी के बाद सभ्यता की नई ऊंचाइयों को आज के दौर में ही छू रहे हैं। लेकिन आज हम ट्वीट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की सीट के पीछे जो तस्वीर लगी थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो फोटो आप देख भी सकते हैं। पहले जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो वहां शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो थी। और जब रेखा गुप्ता ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, तो अब देखा जा रहा है कि बाबा साहब की तस्वीर वहां से गायब है और बाबा साहब के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर भी गायब है। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगता था कि वो गांधी की तस्वीर क्यों नहीं लगाते। आजाद भारत में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाना हम लोगों को अटपटा लगता था। लेकिन अटपटा तो और ज्यादा तब हो गया जब शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता, उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री की सीट के पीछे से हटाकर मुख्यमंत्री के कार्यालय के कमरे में दूसरी तरफ लगा दी गई। पीछे तस्वीर किसकी आई? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। क्या मौजूदा दौर में हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जुड़े भी रहे, राष्ट्रपति पूर्व में जुड़ी भी रही और प्रधानमंत्री अब भी जुड़े हुए हैं, क्या इन दोनों की स्थिति को बाबा साहब और शहीद आजम से ऊपर रखा जा सकता है? हमारे दर्शक में से कोई ये स्वीकार करने की स्थिति में है कि शहीद आजम भगत सिंह या महात्मा गांधी या बाबा साहब अम्बेडकर या सरदार पटेल, इन लोगों के बराबर मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति को माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। सत्ता आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, कुर्सी आएगी जाएगी, विभाग आएगा जाएगा, मंत्रालय आएगा जाएगा और सत्ता की धौंस भी आएगी और जाएगी। लेकिन बाबा साहब कहीं आने जाने वाले नहीं है। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, तस्वीरों में नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह लोगों के दिलों में है, महात्मा गांधी लोगों के दिलों में है। लेकिन आज की तारीख में जिस परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, ये संकीर्ण राजनीतिक व्यवस्था की एक अजीबोगरीब निशानी के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसको देखने के लिए भारत का लोकतंत्र आदी नहीं रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि करेंसी नोटों पर से जो नए नोटों की छपाई हुई, उनमें से अधिकांश पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी गई। महात्मा गांधी की तस्वीर को करेंसी नोटों से हटाकर महात्मा गांधी के कद को छोटा नहीं किया जा सकता। सवाल ही नहीं है कि छोटा किया जाए। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए, कहीं चले जाए, समंदर पार करके, जिस दौर में मशीनी नाव छोड़िए, लकड़ी की नाव से लोग चला करते थे, व्यक्ति समंदर पार नहीं कर पाते थे, उस दौर में भी कार्ल मार्क्स एक विचार के तौर पर पूरी दुनिया में सबसे पहले पहुंचे थे।
न्यूटन का सिद्धांत भी बाद में पहुंचा था, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बाद में पहुंचा था, लेकिन मार्क्सवाद पहले पहुंचा था। दुनिया में कहीं भी मार्क्स की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, मार्क्स की फोटो किसी के दफ्तर में शायद ही मिले, लेकिन मार्क्स हमेशा आचार में, व्यवहार में, लोगों की जिंदगी में, सोचने के तरीके में, चाहे वो मार्क्सवाद की आलोचना भी करता हो, तब भी निजी जीवन में एक ऐसा मोड़ उसके आता है जहां किसी न किसी मोड़ पर उसे मार्क्स सही दिखाई देते हैं। यानी मार्क्स के अस्तित्व को, कार्ल मार्क्स के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह यदि भौगोलिक दायरे को थोड़ा सीमित करते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करें, भारतीय संविधान के दायरे में जो भौगोलिक क्षेत्र का एरिया आता है उसकी बात करें, तो यहां शहीद आजम भगत सिंह और शहीद आजम भगत सिंह के साथ बाबा साहब, इनको आप बाहर नहीं कर सकते। लाहौर शहर में, जो अब भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, उस लाहौर शहर में भी शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर, सबसे बिजिएस्ट चौराहे पर जो तस्वीर लगी है, जो स्टैचू बना हुआ है, वो शहीद आजम भगत सिंह का है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिस दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर भगत सिंह ने जो विरोध किया, उसके लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, उस दिल्ली के अंदर उनकी तस्वीर को सीएम के कुर्सी के पीछे जो लगी होती थी, जिसे माना जाता था कि प्रेरणा स्रोत के तौर पर होते हैं वो लोग, उनकी तस्वीर लगाई जाती है, वहां से हटाकर किसी कोने में कर दिया जाना, दूसरी दीवार पर कर दिया जाना। इस देश के लोग किस तरह से आजादी के नायकों का, संविधान बनाने वाले नायकों के अपमान या सम्मान के तौर पर देखते हैं, अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्ता में हम ऐसे ही संकीर्ण लोगों को चुन रहे हैं, जिनका वैचारिक दायरा इतना सीमित है कि अपनी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की धारा के ठीक उलट जाकर भी सोचते हैं। आप किसी दूसरे की धारा से सहमत हो या ना हो, कम से कम अपनी पार्टी के संस्थापक की धारा से तो सहमत होना ही चाहिए था। क्या आपने कभी देखा कि भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कभी एमएन रॉय की धारा से अलग गई? क्या आपने कभी देखा कि भारत में समाजवादी धारा को मानने वाले लोग आचार्य नरेंद्र देव की धारा से अलग गए? क्या आपने कभी देखा कि कांग्रेस को मानने वाले लोग दादा भाई नौरोजी और गोखले और गांधी की धारा से अलग जाकर सोचते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नायकत्व को, अपने नायकों को दबाकर दूसरे नायकों को, यानी आधुनिक नायकों को, तथाकथित नायकों को ऊपर दिखाने की जो कोशिश है, ये चापलूसी और चरण वंदना संस्कृति की सारी सीमाओं को पार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इतिहास चापलूसों का नहीं लिखा जाता, इतिहास सत्ता की चरण वंदना का नहीं लिखा जाता, इतिहास हमेशा उसी का लिखा जाता है जो इतिहास में उस जगह का हकदार होता है। वरना बौद्ध धर्म पर, बौद्ध दर्शन के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर तमाम तरह से इतिहास की किताबें, भारत से लेकर भारत के बाहर तक आपने पूरा का पूरा चैप्टर और पूरी की पूरी किताब देखी होगी, लेकिन बोधि वृक्ष को कटवा देने वाले शासक शशांक के बारे में एक पैराग्राफ भी शायद इतिहास की किताबों में आपने नहीं देखा होगा। सिर्फ एक लाइन देखी होगी कि शशांक नाम का एक शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये होता है दूसरे को छोटा करने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ इतिहास, जो सबसे क्रूर निर्णायक होता है। इतिहास से बड़ा क्रूएल डिसाइडर, क्रूर निर्णायक वर्तमान और भविष्य नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और इतिहास में शशांक की क्या हैसियत है बोधि वृक्ष को कटवाने वाले की, आज शायद रेखा गुप्ता और उनके प्रशासन और उनके अधीन काम करने वाले ब्यूरोक्रेट को शायद इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन इस देश के मिजाज को उसका एहसास है। और जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इसे एक दुखद परिस्थिति ही कहा जाएगा कि कहां से चले थे और कहां आ गए हम। भारत के लोकतंत्र में यूं ही साथ साथ चलते आगे, और देखिए कहां तक जाएंगे इस तरह की परिपाटी को लेकर, यूं ही साथ साथ चलते। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।